नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल अपनी पहली क्लास ली थी, आज अपनी दूसरी क्लास के साथ आ गए हैं। ये सोशल साइंस का एसएसटी का 10th क्लास का एनआईओएस का चैप्टर 1 है। इससे पहले हमने जो पहले इस चैप्टर की थी, उसके हम आगे का स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्लास है वो केवल उनके लिए नहीं है जो एनआईओएस के स्टूडेंट हैं, ये बल्कि उनके लिए भी है जो सीबीएसई के स्टूडेंट या फिर जो यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, एक बात आपको माफ कीजिएगा। हाँ, एक बात और बताना था आपको। ये जो चैप्टर 1 है, इसमें हमने कल जहाँ खत्म किया था, आज से हम उसकी शुरुआत करेंगे। करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ पहले कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको 3 चीजें पढ़ाई थी। पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद हमने कांस्य युग पढ़ा था। आज हम लोह युग पे आएंगे, ठीक है। तो कांस्य युग में कल हमने जहां तक पढ़ लिया था वो हमने विदेशियों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके बाद कांस्य युग में हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा स्थल के बारे में, हड़प्पा की सारी चीजों के बारे में, हड़प्पा की विशेषताओं के बारे में। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लौह युग को खत्म करेंगे। लौह युग में हम यूनान के बारे में, रोम और भारतीय लौह युग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो भारत के हड़प्पा स्थलों के बारे में है। इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। देखिए, इस सभ्यता के नगर 1920 के दशक में प्रकाश में आए थे। तब पुरातात्विकों ने इसकी खुदाई की थी। 1920 में हमारे पास रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी नाम के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो इन दोनों की खोज की थी। उस टाइम पे सर मार्शल नाम था उनका, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। वो उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मतलब अध्यक्ष थे और उनके निर्देशन में ये काम हुआ था, ठीक है। उनका नाम सर जॉन मार्शल था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तक हड़प्पा संस्कृति के सड़कों स्थलों का पता चल चुका था, ठीक है। 1920 में हमें पता चल गया, ठीक है। इसमें हमें 3 चरणों के बारे में पता चला। 3 चरण कौन कौन से? सबसे पहले इनका शुरुआत क्या था, इनकी जो हड़प्पा है, हड़प्पा से पहली दशा कैसी थी। हड़प्पा जब परिपक्व था, मतलब उस समय जब हड़प्पा अपने पिक पे था, तो उसका स्थिति के बारे में पता चल गया और उसका पतन कैसे हुआ इसकी जानकारी भी हमें वहां पे मिल चुकी थी, ठीक है। इस दौरान हमें शाही सभ्यता के फलते फूलने की सारी पहचान मिल गई। मतलब जो शहरी सभ्यता थी, कि ये जो हड़प्पा स्थल था ये एक शहरी सभ्यता थी। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, जो इतने भी हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं वो एक शहरी सभ्यता है। तो जो ये शहरी सभ्यता है, ये शहरी सभ्यता जो फली फूली, इनके बारे में हमें पता चला। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊं। इसमें हमने बताया कि ये स्थल कहाँ कहाँ पे था। जैसे कि हड़प्पा कहाँ पे था? पंजाब में था। मोहनजोदड़ो में था, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो लोथल है, लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो लोथल कहाँ है? लोथल हमारे पास गुजरात में है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है। रोपन, रोपन पंजाब में है। बनिहार और राखीगढ़ी हरियाणा में है। धोलावीरा गुजरात में है। और हड़प्पा संस्कृतियों की बस्तियां, हड़प्पा संस्कृति की जो बस्तियां हैं वो उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर में। ये देखिए यहाँ की बस्तियां कैसी थी। ऐसे हम अगर कभी हमें जानना हो कि हड़प्पा कहाँ पे है, तो ऐसे करके एक लाइन खींच दें यहाँ पे और हम जानेंगे। जैसे अगर कभी स्कूल में एग्जाम में पूछे कि हड़प्पा के बारे में बताओ, नॉर्थ में डाल देना सीधे यहाँ पे जम्मू, जम्मू और कश्मीर। साउथ में पूछे, साउथ में सीधा डाल देना तुम क्या कहते हैं ये दमाबाद, ठीक है। उसके बाद जब तुमसे पूछे ईस्ट में बताओ, तो ईस्ट में डाल देना आलमगीरपुर, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है मेरठ में, मतलब यूपी में, सॉरी मेरठ के पास यूपी में। और अगर साउथ में पूछे, सॉरी पश्चिम में पूछे, तो पश्चिम में उसे डाल देना आराम से बिना कोई संकट के सुदकोटना, ठीक है। ये जो है ये आपका आमतौर पे ये बलूचिस्तान में है, लेकिन कई बार इसे अफगानिस्तान के अंदर भी इसको मान लिया जाता है। हालांकि ये अफगानिस्तान में, लेकिन इसको बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अफगानिस्तान में भी में हड़प्पा की एक बस्ती मिलती है जिसको हम कहते हैं ठीक है। अच्छा, सेतु घाई के बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये जो सेतु घाई है, यहाँ पे हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। पूरे हड़प्पा सभ्यता में और कहीं घोड़े के अवशेष नहीं मिले, बस यहीं पे घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखिए। तो अगर हम अगले पे जाए, देखिए सिंधु घाटी हमने पहले पढ़ ली है कि सिंधु घाटी कहाँ पे थी। अब देखिए सिंधु घाटी की विशेषता क्या है। सिंधु घाटी की जो 3 विशेषताएं जो मैं बताऊं, इसका नगर परियोजना, ठीक है। इसके सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था
के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ इसकी नगरीय विशेषता, ठीक है। इसके बाद इसकी क्या विशेषता है, इसके समाज और अर्थव्यवस्था, इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक बारे में। तो देखिए, नगरीय विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले, ठीक है, दुर्ग मतलब किला। किला यहाँ पे दो तरह के होते थे, एक उछले शहर पे और एक निचले शहर पे। पहले ऊंचाई में था जो उछला शहर था, एक नीचे पे था जो निचला शहर था। ऊंचाई वाली जो शहरें थी, क्या क्या होता था, ऊंचे में आपको विशाल अन्नागार मिल जाता था जहाँ पे अनाज का भंडार होता था। विशाल स्नानागार मिलता था। स्नानागार में क्या होता था, हमारे पास बहुत सारे मतलब एक बहुत बड़ा तालाब होता था जहाँ पे लोग धार्मिक कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होती थी, सड़कें थी। सड़कें जो थी वो कैसी थी, ऐसे थी कुछ इस तरीके से, आपस में सब जुड़ी हुई सड़कें थी, सारी सड़कें आपस में जुड़ी हुई थी। सड़कों के बगल में नालियां हुआ करती थी और नालियां आपस में ढकी होती थी, ठीक है। जैसे कि मैं बताया, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार भी यहीं पे मौजूद थे। कहाँ पे, दुर्ग के पास, दुर्ग में। दुर्ग मतलब इसके जो उछला शहर था वो मोस्टली धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और जो निचले शहर होते थे वहां पे आम आबादी रहा करती थी, ठीक है। इसका समाज कैसा था, देखिए, हमारे जो सबसे पहले जो मैं इसको बताऊं कि पूरी जितने भी हमारे पास ताम युग है, ताम युग में जितने भी युग थे, ताम युग में जितने शहर हैं, जितने भी सभ्यताएं हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चीन हो या फिर मिस्र हो, इन सब में हमें दास प्रथा का वर्णन मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें दास प्रथा का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ पे अधिकांश समाज कैसा था, व्यापारी था। यहाँ पे अधिकांश समाज कैसा था, बरही मतलब बरही लोग थे, बरही थे, लोहार थे, सोनार थे। लेकिन हमें कहीं पे भी जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है, हमें कहीं पे भी दास प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था वैसे व्यापार और वाणिज्य पे निर्भर करता था। इसका व्यापार हमें मेसोपोटामिया में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। मेसोपोटामिया के साथ हमें व्यापार करने का मौका मिलता है, जो हम लोथल के जरिए, लोथल जो कि गुजरात में है, वहां के जरिए हमें इसके धार्मिक व्यापार का वर्णन मिलता है। अच्छा, यहाँ पे धार्मिक संस्कृतियां कैसी थी, देखिए, धार्मिक और संस्कृतियों के बारे में अगर वर्णन करें तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में दो तरह की हमें मूर्तियां मिली है, जिसका वर्णन हम कह सकते हैं कि वहां पे इसकी पूजा की जाती थी। पहले थी मातृ देवी की पूजा, मूर्तियां थी जिसकी पूजा होती थी, और दूसरे थे पशुपति। एक हमें पशुपति का वर्णन मिल जाता है। पशुपति मतलब भगवान शिव का। भगवान शिव, कुछ इतिहासकार इन्हें भगवान शिव भी कहते हैं। पशुपति को भगवान शिव का वर्णन किया गया, और यहाँ पे भगवान शिव की पूजा का वर्णन हमें कहाँ पे, भारत सबसे पुरानी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या मिलता है, पशुपति के पूजा का वर्णन मिलता है। अच्छा, इनका पतन कैसे हुआ, अब इतनी बड़ी सभ्यता थी तो कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा इनके बिखरने के, इनके खत्म होने के। तो ऐसे में इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ए कारण होगा, कुछ का मानना है बी होगा, किसी का मानना है सी कारण होगा। देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि क्योंकि एक नदी के किनारे होता था तो बार बार बाढ़ आती थी, इसीलिए इसका विनाश हो गया। जबकि कुछ का मानना है कि क्योंकि ये नदी के किनारे था, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, इसी कारण इनका विनाश हो गया। तीसरे का कारण का मानना है कि नहीं, यहाँ भूकंप के कारण ये ऐसा हुआ होगा। तो चौथे का मानना, आर्यों के आक्रमण के समय पे इनका हमें वर्णन मिलता है। लेकिन मतलब आर्यों के आक्रमण के समय इनका विनाश हो गया होगा, आर्यों ने इसे खत्म कर दिया होगा और फिर वो अपने आगे चले गए होंगे। लेकिन क्या है कि आर्यों वाला आक्रमण ना कहीं पे साइंटिफिक नहीं लगता, क्योंकि इसलिए साइंटिफिक नहीं लगता क्योंकि देखिए, आर्यों को अगर आक्रमण ही करना होता और आर्यों को अगर मृत्यु के ही घाट में उतार देते तो हमें सब कुछ मिल चुका है। लेकिन हमें क्या नहीं मिला, वो है इनका कब्रिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा। अगर इतने बड़े रूप में आर्यों ने मार देते तो इनका कब्रिस्तान का हिस्सा मिलता, जो हमें नहीं मिला, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो क्या हुआ कि हमें इतने बड़े आस्थान में मिला नहीं। तो इस कारण से क्या होता है कि हमें अगर सबसे इंपॉर्टेंटली अगर माने, कोई मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ होगा, तो क्योंकि ये एक नदी का किनारे सभ्यता बसी थी और नदियों ने अपने जमीन का आकार बदल लिया, भयंकर सूखा पड़ा, और इसके कारण सब लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया, और इस कारण से इसका धीरे धीरे समय के साथ इसका विनाश हो गया, ठीक है। देखिए, हमने अभी तक हमने पाषाण युग के बारे में पढ़ा, हमने ताम युग के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं लौह युग के बारे में। लौह युग मतलब इस युग के जितने भी मानव थे उन्हें लोहे की जानकारी हो चुकी थी। इससे पूर्व जो लोग थे उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, और अब जो इतिहास का नया चरण शुरू होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोहे के आविष्कार ने पूरे इतिहास को, पूरे समाज को और पूरी संस्कृति को ही बदल के रख दिया था। लोहे के आविष्कार ने लोगों को नया साम्राज्य बनाने के लिए मजबूत किया। लोहे के इस्तेमाल ने लोगों को नए कृषि भूमि दी। लोहे के आविष्कार ने लोगों को नई तरीके से सोचने पर मजबूर किया, और इससे कई तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हमें देखने को मिल जाता है, जिसका वर्णन मैं अभी अभी आपके सामने करने वाला हूँ, ठीक है। लोहे युग का मतलब था कि लोहे का हो गया, ठीक है। आम इस्तेमाल होने लगा। आम इस्तेमाल मतलब हम घरेलू कार्यों के लिए जो इस्तेमाल थे, पहले हम पत्थरों का इस्तेमाल करने लग गए थे, उसके बाद हमने तांबे और कांच का इस्तेमाल करने लग गए थे। अब हमने उसका इस्तेमाल किस पे ले लिया, हमने लोहे पे ले लिया। अब हम करीब 3000
मील पहले आरंभ करते हैं, मतलब हम अपने समय से पहले चलते हैं। ठीक है, लोह युग अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर आया। देखो लोहे का जो युग था वो अलग अलग समय में अलग अलग युग में अलग अलग समय में आया। ठीक है, अलग अलग समय पे आया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवनों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। मैंने अभी बताया आपको सामाजिक आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लोहा कांस और तांबे से काफी सस्ता होता था और काफी मजबूत था। पहले जो कांस और तांबे थे उनसे महंगे भी थे, और ये लोहा जो है इन सबसे महंगा भी है और सस्ता भी है। ठीक है, मजबूत है और सस्ता है। और लोहे के औजार ने हमारे जंगल साफ करने में और कृषि भूमि के विस्तार में अतिरिक्त जमीनें दी, मैंने बताया था अभी आपको। और इस तरह कृषि उपज में हमें खासी वृद्धि देखने को मिल जाती है। किसके कारण? लोहे के कारण। कैसे? अभी बताता हूँ। देखिए लोहे के कारण क्या होता है, अगर मैं आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताऊं, तो जब आर्यंस आते हैं उन्हें लोहे की जरूरत थी, और उन्होंने क्या किया, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था, भारत का जो हमारा पश्चिमी हिस्सा था, यहाँ पर वो गए और उन्होंने विस्तार से अपना वर्णन किया। मतलब लोहे का इन्होंने इतना इस्तेमाल किया, इस इलाके में उन्होंने इसको काटा और जंगलों को साफ किया और वहां पे कृषि भूमि का अपना विस्तार किया। ठीक है, इससे हमें हमारा जो पश्चिमी हिस्सा है, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा, सॉरी भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे इलाकों में जो भारी जंगल थे उनको काटा गया और वहां पर इसको विस्तार से जगह दी गई। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनानी सभ्यता के बारे में। लोह युग में हम 4 तरह की सभ्यता के बारे में वर्णन करेंगे। यूनानी, ईरानी, यूनानी, रोम, ईरान और भारतीय सभ्यता। दुनिया में यही सिर्फ 4 सभ्यता है जो लोह सभ्यता के कारण जानी जाती है। अब कहते हैं यूनानी सभ्यता के बारे में। देखिए यूनानी जो सभ्यता थी करीब 2000 कुछ समय यूनान का विकास हुआ। ठीक है, दो यूनान का विकास कहाँ हुआ? 2000 साल के आसपास। अच्छा, यूनान एक क्या था? स्वतंत्र नगर राज्य। एक स्वतंत्र नगर राज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जो मतलब स्वतंत्र था। स्वतंत्र का मतलब है कि ये पूरी तरीके से किसी का प्रति गुलाम नहीं था और इसकी शासन व्यवस्था जो थी वो भी काफी विकसित थी। ठीक है, शासन व्यवस्था विकसित थी। और दूसरा क्या था कि ये एक अपने हिसाब का बहुत सारे राज्य जो थे आपस में मिल करके यहाँ पे इन्होंने स्थापना की राज्य की। मतलब बहुत सारे राज्य थे जो आपस में मिले हुए थे। इसके बाद इन्होंने एक सेंट्रल पावर स्टैब्लिश किया और इन्होंने खुद को एक यूनानी सभ्यता के बारे में बताया। आपको बता दो सबसे पहले जो है यूनान में जो 2 सबसे प्रसिद्ध नगर थे, ठीक है, वो कौन थे? एक थे एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। देखो इनके बीच में बड़ा डिफरेंसेस मिलता है। कैसे? देखो यूनान में जो ये थे, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नगर राज्य थे। ठीक है, एक था कौन था? एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। एथेंस जो था, जो ये जाना जाता था अपने बुद्धि के लिए, अपने दिमाग के लिए। यहाँ पे आपका अरस्तु मिल, आपको सुकरात मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको आर्किमिडीज मिल जाएंगे। ये सब एथेंस में। जबकि स्पार्टा, स्पार्टा में क्या होता है? स्पार्टा जाना जाता था अपनी सैनिकों के लिए, अपनी सैनिक शक्तियों के लिए। ठीक है, और जो एथेंस था वो किस में जाना जाता था? अपनी बुद्धि के लिए। तो सत्ता किसके पास थी? सत्ता थी एथेंस के पास। और सैनिक के रूप में कौन लड़ते थे? सैनिक के रूप में लड़ते थे स्पार्टा। और इस कारण से क्या होता था, दोनों मतभेद होती थी, क्योंकि इस सॉरी जो एथेंस था, एथेंस भी चाहता था कि सत्ता मुझे हासिल हो और स्पार्टा भी चाहता था कि मुझे हासिल हो। इसलिए दोनों में प्रतिबंध आती थी और दोनों आपस में काफी मतभेद भी रखते थे। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि जो यूनानी था, यूनानी सभ्यता को क्या कहते हैं? पश्चिमी सभ्यता का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो क्यों मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको मिलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे सुकरात। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलेंगे? प्लेटो। उसके बाद क्या मिलेंगे? अरस्तु। उसके बाद क्या मिलेंगे? सिकंदर। ये सभी लोग कहाँ से थे? यूनान से। और ये यूनान की पहली, मतलब पूरे पश्चिमी सभ्यता में ऐसे कोई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतना सब मतलब प्राप्त किया, इतनी सारी अपनी विचारधाराएं दी जिनमें समाज में बदलाव हुआ। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ प्लेटो के बारे में। प्लेटो कौन थे? फादर ऑफ रिपब्लिक, जिन्होंने दुनिया में गणतंत्र की बात की। ठीक है, दूसरी बात कौन थे? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिनका अरस्तु कहते हैं। ठीक है, अरस्तु जो थे उन्होंने दुनिया में पहली बार राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया, राजनीतिक विकास की बात की। अच्छा, यूनान में क्या हुआ था? दुनिया में पहली बार ओलंपिक भी यूनान, आज जैसे ओलंपिक के लिए कहते हैं भारत के पास सिर्फ 2 मेडल हैं या 4 मेडल हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इसकी शुरुआत सबसे पहले यूनान में हुई थी। कब हुई थी? 766 में, 766। ठीक है, 766 बीसी, बिफोर सेंचुरी। ठीक है, ये सारा हम बिफोर सेंचुरी का ही चल रहे हैं, अभी तक जन्म नहीं हुआ किसी का। ठीक है, यहाँ पर जन्म होता है, जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं होता तब तक सेंचुरी। ठीक है, ईसा पूर्व कहते हैं। और जब ईसा मसीह का जन्म हो जाता है उसके बाद हम ईसवी कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, उसके बाद का जो समय होता है उसे ईसवी कहते हैं, और उससे पहले के जो लोग हैं उन्हें ईसवी पूर्व कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस समय यूनानियों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बिल्कुल, कैसे कर दी? देखो यूनानियों के पास मैंने बताया स्पार्टा जैसी महान मजबूत सैनिक थी और एथेंस जैसा मजबूत दिमाग था। इसके कारण क्या हुआ? इन्होंने पूरे यूरोप को जीत लिया। ठीक है, इसके अलावा मकदूनिया का जो शासक था, कौन? सिकंदर। सिकंदर कहाँ तक आया था? भारत तक आ गया था। ठीक है, रावी नदी तक, रावी नदी के पार उसके बाद उसकी सेना ने आने से मना कर दिया। ठीक है, उसके पीछे कई सारे कारण थे, मैं उसके इतिहास जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है,
सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। उसने यूरोप से बाहर किया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि मध्य एशिया और पूर्वी पश्चिम भारत के हिस्से तक आया। ठीक है, कहाँ तक? रावी नदी तक। ठीक है, इस तरह यूनानी विचार और शिक्षाएं दूर दूर तक फैली। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही ये लोग आएंगे अपने साथ साथ किसको लेके आएंगे? स्पार्टा अपने साथ किसको लेके आएगा? एथेंस के विद्वानों को। इस एथेंस के विद्वान कहाँ का जहां जहां जाएंगे वहां क्या लेके आएंगे? अपने विचार लेके आएंगे, अपनी शिक्षा लेके आएंगे, और क्या लेके आएंगे? व्यापार लेके आएंगे, अपनी संस्कृति लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा सिकंदर कहाँ तक? सिकंदर मात्र 33 साल तक जिंदा रहा, सिर्फ 33 साल तक, ध्यान से देखिए, सिर्फ 33। और लेकिन उसने क्या किया? अपने छोटे छोटे साम्राज्य को, छोटे छोटे साम्राज्य को मिला करके और एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। उसने क्या, उसके मृत्यु के बाद ही क्या हुआ? वहां पे रोमन का कब्जा, साम्राज्य अब कब्जे में आ चुका है। किसके बाद? यूनानियों के बाद अब रोमन साम्राज्य आएगा। ठीक है, अब रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य कहाँ पे है? इटली में। ठीक है, इटली के टाइबरी नदी के तट पर बसा था। ठीक है, रोमन नगर बटा था। रोमन आज भी, रोम भी आज वहीं भी बसा हुआ है। ठीक है, रोमन वासियों ने एक गणराज्य की स्थापना की। ये क्या था? ये भी एक गणराज्य था। किसकी तरह? यूनान की तरह। यूनान में 2 तरह के थे। ठीक है, रोमन गणराज्य की संरचना सीनेट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सीनेट है ये रोमन गणराज्य में है, लेकिन आपको बता दूं कि जो पूरा सीनेट का जो कल्चर है लगभग अमेरिका ने अपनाया है इसको। ठीक है, कैसे? रोमन गणराज्य का संरचना कहाँ है? सीनेट का, जो बुजुर्गों की सभा थी। और मैं बता दूं कि अमेरिका ने रोमन साम्राज्य से प्रभावित होकर के सीनेट बनाया था, और भारत ने अमेरिका से प्रभावित होकर के राज्यसभा बनाया है। ठीक है, राज्यसभा में जो हमने काफी शक्तियां दी, इसको हम बुजुर्गों की सभा भी कहते हैं। वो बुजुर्गों की जो सभा होती है राज्यसभा की, वो सीनेट से ही लिया गया। और सीनेट कहाँ से लिया गया है? रोम गणराज्य से। ठीक है, तो यहाँ से उनके जो अध्यक्ष, मतलब बुजुर्गों की सभा थी, और वो लोग क्या कहलाते थे? सीनेटर। जो सीनेट का सदस्य है वो सीनेटर, जैसे पार्लियामेंटेनियर, जैसे सदस्य, सांसद का संसद ही कहते हैं। ठीक है, वे नेतृत्व के लिए हर 2 साल, मतलब हर 2 सभाएं होती थी, मतलब हर साल यहाँ पर 2 सभाएं होंगी। बिल्कुल लोग, बिल्कुल हमारे उसकी तरह संसद की तरह। संसद में भी साल में 2 सभाएं तो कंपलसरी है। आप 3 कर लो, उससे कोई मैटर नहीं करता, 3-4, लेकिन आपको साल में 2 तो करनी है। 6 महीने का गैप बीच में होना चाहिए। ईसा पूर्व 200 तक रोमन इटली शक्तिशाली बन गया। रोमन इटली कहाँ तक था? 200 सालों तक रोमन इटली अपने शक्ति पे था। उन्होंने मध्य सागर पे नियंत्रण के लिए कैथेंस जैसे एक प्रतिद्वंदी को भी परास्त किया। ठीक है, उन्होंने परास्त कर दिया, उन्हें हराया। कहाँ पे? इन्होंने मिल बांट करके, जब उन्हें मध्य सागर का नियंत्रण क्यों चाहिए था? क्योंकि व्यापार करनी थी, इसीलिए उन्हें उनका नियंत्रण चाहिए था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। आगे चलते हैं। समाज, प्रांत और साम्राज्य, इन तीनों के बारे में हम भी बात करते हैं। देखिए समाज, उनका समाज कैसा था? समाज बिल्कुल दास प्रथा के हिसाब से चलता था। दास वहां पे थे। ठीक है, वहां पे क्या होते थे? वहां पे व्यापारी थे, वाणिज्य थे, जो लोग, जो कार्य करने वाले लोग थे, वो सब थे। क्या था? प्रांत का हेड होता था हमेशा गवर्नर। ठीक है, और गवर्नर कौन होता था? वो राज्यसभा का सदस्य होता था, जिसको राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है, राजा कौन होते थे? राजा वही सीनेटर्स के जो बुजुर्ग होते थे, वही सब नियुक्त करते थे मिल बांट के, और सीनेटर्स ही प्रांतों में गवर्नर को बनाते थे। साम्राज्य कहाँ तक था? क्योंकि यूनान सबसे पहले था, यूनान को खत्म करने के बाद उन्होंने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक कर लिया? पूरे यूरोप में फैल गए। ठीक है, आगे चलते हैं। रोम एक गणराज्य था, इसके बावजूद ताकतवर और प्रभावी नेता सत्ता के लिए लड़े। ठीक है, इसमें क्या था? जूनियर सीजर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, जूनियर सीजर ही ऐसे ही एक नेता थे जिनके जबरदस्त शक्ति जमकर ली गई। ठीक है, और तानाशाही बन बैठे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जूनियर सीजर जो थे वो तानाशाही बन गए। विरोधियों ने सीजर की हत्या कर दी। ठीक है, और रोम में गृह युद्ध छिड़ गया। युद्ध के लिए अगस्ता सीजर रोम का पहला सम्राट बना। ये कौन था? अगस्ता सीजर। ठीक है, ये क्या बना? रोम का पहला सम्राट। और रोमन साम्राज्य के महाद्वीपों पर अपना साम्राज्य फैलाया। किसने? अगस्ता सीजर ने। इससे पहले जो जूनियर सीजर से, सॉरी जूलियस सीजर से, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और वो तानाशाही बन गए, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद क्या किया? अगस्ता सीजर को रोम का शासक बनाया गया, और उसने क्या किया? इस यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों जगह पर अपनी सत्ता कायम की। शासन के काल में, इसके ही शासन काल में पैगंबर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगस्ता सीजर के टाइम पर ही पैगंबर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। पैगंबर ना भी लिखे तो हम ये जान सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह वही है जिन्होंने जिनके बारे में बता रहा था कि जो इन्होंने क्रिश्चियन धर्म के बारे में सब कुछ बताया था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। बेथलहेम में हुआ था। ठीक है, उन्होंने एक नया धर्म का प्रचार शुरू किया। उनके अनुसार सभी नर नारी ईश्वर की संतान है, और उन्होंने लोगों को एक दूसरे के मोहब्बत करना सिखाया। मतलब आप एक दूसरे से प्रेम करें, निर्धन रहें, मतलब एक दूसरे का प्रेम करें, दया करें, भक्त करें, इस तरीके जो हमेशा हर धर्म गुरु जो करते हैं वैसी बातें उन्होंने भी की। ठीक है, लेकिन ये आम गुरु, धर्म गुरु नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ईसाई धर्म के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे
गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी हैं, बिल्कुल उसी के तरीके का सम्मान इनको भी मिलना चाहिए और ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग पूरे यूरोप को एक धर्म में बांट दिया ताकि लड़ाई झगड़ा भी कम से कम हो सके। ठीक है, उनके निधन के बाद ईसा के अनुयायी उनके शिक्षाओं को आम लोगों के बीच में फैलाने लग गए। जाहिर सी बात है, आम लोगों में फैलाए और धर्म का प्रचार करने लग गए। आगे चलते हैं, रोम हो गया, ईरान पे आते हैं। लो युग में फारस ने आर्यों के कबीले में रहते थे। यहाँ देखिए, रो युग जब था तब आर्य कहाँ रहते थे? आर्य रहते थे फारस के कबीलों में। ठीक है, मिडीज नाम का उनकी एक शाखा देश के पश्चिम हिस्से में रहती थी। ठीक है, और दूसरी शाखा दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहती थी, जिन्हें फारसी कहते थे। ठीक है, फारस की एक शाखा कहाँ रहती थी? पूर्वी में रहती थी, जिसे फारसी कहते थे। मिडीज एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और उसने ईरान को एक विशाल इलाका शामिल कर लिया। ठीक है, पहले फारसीसियों को भी उनके प्रभुत्व स्वीकार करनी पड़ी, जो फारसी जो पूर्वी में रहते थे उनको। ठीक है, फारसी को स्वीकार करनी पड़ी। पहले फारसीसी उनके प्रभुत्व को स्वीकार करने में जो जिन्होंने मना किया उनका नाम था साइरस। ठीक है, साइरस ने क्या किया? साइरस ने उसका विरोध किया। विरोध के बाद उन्होंने एकता इकट्ठा की और मिडीज को पर हमला करके उसे हरा दिया। ठीक है, एकेमनी साम्राज्य की स्थापना की। साइरस ने क्या किया? सबको हरा करके एकेमनी साम्राज्य की स्थापना की और उसने एक ताकतवर सेना का गठन, एक के बाद एक उसने लगभग सारे एशिया के देशों को जीता। ठीक है, सारे, जिसमें कि सीरिया भी था, माइनर भी था। ठीक है, उसके बाद दारा प्रथम ईरान का महानतम शासन बना। ये दारा प्रथम कौन था? ईरान का महत्तम शासन था, सबसे बड़ा शासन था। ठीक है, उसकी साम्राज्य सिंधु घाटी से लेकर के भूमध्य सागर के छोर तक थी। देखो तो कितना बड़ा साम्राज्य है। और उसकी अपनी एक राजधानी भी थी, जिसको क्या कहता था? पर्शिपेरिया। ठीक है, एकेमनी वंश के इस सम्राट के शासनकाल में ईरान कला, वास्तुकला, मूर्तिकला अपने विकास पे थी। ईरान में क्या था? वास्तुकला, मूर्तिकला, ये सब अपने विकास पे। और उसके पास एक विशाल सैनिक भी होंगे। जाहिर सी बात है, उसने भूमध्य सागर तक हम अपने आप को वंश किया तो उसके पास एक मजबूत नौसेना तो होंगी होंगी, इसमें कोई डाउट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हिंदू आर्यन की तरह फारसी भी पहले प्रकृति की ही पूजा करते थे। जैसे कि हिंदू आर्यन क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। किसके? सूर्य देवता के, आकाश के, जिसको हम इंद्र कहते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ देवता वो मानते थे और वह आग को सबसे पवित्र मानते थे, जैसे कि हिंदू भी मानते हैं। ऋग्वेद में उन्होंने आग के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया है और वह आग से जुड़े कर्म कांड भी करते थे, पशु बलि भी चढ़ाते थे। इसके बाद एक धार्मिक उपदेशक जो है, जिनका नाम था जरथुस्त्र। ठीक है, जिनका क्या नाम था? जरथुस्त्र। ठीक है, उन्हें सिखाया कि तमाम देवताओं के ऊपर, तमाम जितने भी देवता हैं उनके ऊपर एक और देवता है, सभी देवताओं के ऊपर एक और देवता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा उन्होंने? अरु अरुहर मजद। ठीक है, और वो क्या है? स्वर्ग और प्रकाश के मालिक हैं। ठीक है, और ऊर्जा की ताकत है उनके पास। ठीक है, इसके मुकाबले अच्छा जीवन जियो, प्रकाश की बुराई को दूर करो, यही सब जो आमतौर पर जो सारे धार्मिक गुरुओं जो बोलते हैं, उस तरह की बातें उन्होंने की। अच्छा, फारसियों के जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है? जायद अवस्था। इसमें बहुत सारी चीजें, ये लगभग ना काफी कुछ संस्कृति से मिलता जुलता है, संस्कृत से काफी मिलता जुलता है, आर्य धर्म से काफी मिलता जुलता है, हिंदू धर्म से काफी मिलता जुलता है ये फारसी का जो ग्रंथ है, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऐसे वर्णन है, जैसे कि सूर्य देव की पूजा, ईश्वर की पूजा, इस तरह की जो पूजाओं का वर्णन है, ये सब लगभग हिंदू धर्म से काफी कुछ प्रभावित और मिलता हुआ देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। हमने तीन लोह युग के बारे में पढ़ लिया, अब हम भारत सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत हो गई, जिसे वैदिक युग कहते थे। इसके आरंभ में करीब 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों के आगमन से हुआ। ठीक है, भारत में आर्यों का आगमन हुआ। यह युग लगभग 1000 वर्ष का था, जिसके दौरान कई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिवर्तन हुए। इसीलिए वैदिक युग को दो हिस्सों में बांटा जाता है। वैदिक युग को हमेशा से दो युगों में बांटा जाता था। पहला था पूर्वी वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। में क्या होता है कि ऋग्वेद के बारे में वर्णन होता है, ऋग्वेद से जुड़ी हुई चीजों के बारे में वर्णन होता है। और उत्तर वैदिक में क्या होता है कि जो ऋग्वेद के बाद जो बच्चे कुछ 3 युग होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उन तीनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, इसमें हमें जो पहले वेद थे, ऋग्वेद क्या था? पहला वेद था, इसमें इतना डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें इस काल में हमें वैदिक काल में पंजाब और अफगानिस्तान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग का वर्णन मिलता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में जैसे कि उसमें हमें खास करके पुरातात्विक, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, इसमें हमें पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हमें ऋग्वैदिक काल में हमें पुरातात्विक कोई प्रमाण नहीं मिले। हालांकि इस दौरान हमें क्या मिला? इस दौरान हमें भारत के उत्तर पश्चिम भारत का वर्णन मिलता है। हमें मोस्टली सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। ठीक है, हमें गंगा का वर्णन कम मिलता है और सरस्वती जी का वर्णन ज्यादा मिलता है, सरस्वती नदी का वर्णन ज्यादा मिलता है। इससे
जा सकता है कि वो घुमंतु समुदाय के थे, ठीक है, क्योंकि वो घूमते रहते थे और वो एक जगह से लंबे समय से टिके नहीं, इसीलिए उनका क्या होता था, पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें आर्थिक तरह से ये पशुपालक थे, जाहिर सी बात है पशुपालक थे। पशुपालन में क्या पालते थे, ये मवेशी पालते थे। मवेशी पालन का मतलब है जिसमें हम गाय भैंस को मान सकते हैं, मवेशी। ठीक है, आजीविका का मुख्य साधन था। इसके अलावा वो घोड़े, बकरी, भेड़ भी पाले जाते थे। थोड़ी बहुत खेती भी की जाती थी यहाँ पे, और समाज की इकाई भी थी। समाज की इकाई क्या थी, समाज की पहली इकाई होती थी परिवार। परिवार सबसे ऊपर है, परिवार से मिलकर बनेगा कुल, और कुल से मिलकर बनेगा कबीला। कबीला को ही जन कहते थे। ठीक है, इसी जन को जोड़ दो तो जनपद बन जाता था, फिर जनपद ही बाद में महाजनपद बना। जाति व्यवस्था का यहाँ वर्णन मिलता है कहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में हमें किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें श्लोक में पुरुष हमें 10वें जो ग्रंथ, सॉरी 10वें अध्याय में हमें जाति व्यवस्था का, लेकिन जो इस समय में हमें जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। कबीलों का मुख्य कौन था, मुख्य कौन होता था, राजा होता था, और देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, जिसमें देवता थे। इंद्र ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता बनते हैं, लेकिन आगे जाकर के कुछ देवता जो होते हैं वो प्रमुख नहीं होते, तो वो कौन से देवता होते हैं, अभी वर्णन करते हैं उसका भी। ठीक है, आगे कौन से आगे चलते हैं, देखिए अब आते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमें काफी अधिक जानकारी मिलती है, किसके बारे में, हाँ, तो उत्तर वैदिक काल में हमारी अवस्थाएं थोड़ी अलग तरीके से हो जाती है। हाँ दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल का हम वर्णन वैदिक काल में हमें काफी अधिक विस्तार से जानकारी मिलती है। इसके लिए हमें स्रोत की विशाल स्रोत भी हमें मिलते हैं, जिसमें कि वैदिक स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं। हमें उत्तर वैदिक काल में पुरातात्विक सामग्री भी मिलने लग गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हमें साहित्य में शामिल जो बाकी के 3 ग्रंथ हैं, सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और चारों वेदों के ऊपर हमें कई ग्रंथ भी मिलते हैं, जिसमें ब्राह्मण एक ग्रंथ है, याद रखना, जाति नहीं यहाँ पे, अर्यंक। ठीक है, और उपनिषद में इसी दौरान मिलने को देखने को मिल जाता है। इस काल के ढेर सारे जगहों से हमें काफी खुदाइयां मिली। हर जगह एक खास किस्म के मृदभांड मिले। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जिनमें चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, जिनमें क्या होता था, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन थे, उस मिट्टी के बर्तन में हमें क्या मिलते थे, चित्र मिलते थे। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्य समाज बड़े पैमाने पर पूरब की ओर खिसका। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में हमें पहली बार देखने को मिलता है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसी में ग्रंथ होते हैं, जिसमें हमें पहली बार मिलता है कि आर्य जो थे पूरब की ओर खिसके। कहाँ, सिंधु से हम गंगा की तरफ आ गए, और ऊपर की गंगा का जो ऊपरी हिस्सा था वहां पर जाके बसने लग गए। ठीक है, ऊपर की गंगा में हमें इस काल के अंत में पूर्वी दिशा की ओर इनके खिसकने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे 3 राज्यों का वर्णन मिलता है। 3 राज्य कौन से हैं, काशी मतलब बनारस, कौशल मथुरा, और विदय। विदय कौन सी जगह है, विदय है मिथिला। मिथिला आपको बिहार में नेपाल के बॉर्डर के पास मिल जाएगा मिथिला। तो इसका वर्णन मिथिला में हमें मिल जाता है। कहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में। कहाँ पे, सतपथ ब्राह्मण में पहली बार हमें मिथिला का वर्णन मिलता है, कौशल का वर्णन मिलता है, और काशी का वर्णन मिलता है। खेती बाड़ी से पूर्व प्रधान कार्य, खेती बाड़ी अब यहाँ पे क्या हो गया, इंपॉर्टेंट काम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाई लोहे मिलने के बाद हमने पेड़ों को काट दिया और वहां पे हमने खेती का प्रारंभ कर लिया। तो क्या हुआ, फसल, गेहूं, जौ, चावल, इस तरीके से हमने चीजों को इकट्ठा करना, उगाना शुरू कर दिया। ईख, इनको हमने उगाना शुरू किया, और शिल्पकारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। जब हम अस्थायी रूप से वर्णन करें, एक ही जगह बैठेंगे, हमारा तो खेती का क्या होगा, खेती तो हमेशा होती नहीं है। 3-4 महीने, 3-4 महीने का सीजन होता है, लेकिन बीच का जो समय होगा, इसमें क्या होगा, लोग नए नए कलाएं सीखेंगे। तो क्या होगा, नए काल में नए शिल्पकारों का जन्म होगा, तो शिल्पकार की संख्या बढ़ जाएगी। ग्रामीण में खेती के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करने होते हैं। लोहे के हथियार बनाना, क्योंकि लोहा का उपयोग हो चुका है। ठीक है, औजार का इस्तेमाल करना। अब गांव का लोगों के क्या होगी, स्थिति में परिवर्तन आने लग गया। उनकी जाहिर सी बात, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। इस दौरान में कुछ चीजें, प्रथाएं में देखने को मिलती है, जैसे कि जाति प्रथा इस टाइम पे बन जाती है। कहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्णन हमें मिल जाता है। और राज्य और उनके आदमियों की शक्तियां बढ़ जाती है। राज्य और उनके जो लोग होते हैं, नाज और उनकी आमदनियां होती है, वो भी बढ़ जाती है। इसके अनुयायियों के सभाओं में का महत्व बढ़ जाता है। पहले महत्व था, उसमें घट कमी हो जाती है। सभाएं कौन सी थी, सभाएं होती थी जिसमें सभी लोग मिल बांट के फैसला लिया करते थे। अब उसका जगह कम हो गया। अब राजा कैसे होने लग गया, अब राजा तानाशाही बनने लग गए। ठीक है, यज्ञ अब बड़ी मात्रा में होने लग गया। इंद्र की जगह, इंद्र का जो महत्व था, इंद्र जो ऋग्वेद में जो इंद्र देवता का जो महत्व था वो ज्यादा था। अब उनकी जगह ये महत्व कौन ले लेगा, अभी उनकी जगह ये महत्व प्रजापति के पास आ जाएगा। प्रजापति कौन, भगवान शिव। ठीक है, तीनों प्रजापति, तीनों देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस काल के अंत में यज्ञों का जो क्रमकांड होता है वो अपने बहुत विस्तार से बढ़ जाता है। इस काल का जो अंत होता है वहां पे क्या होता है कि यज्ञ अपने पिक पे हो जाता है। और इसीलिए इसीलिए जो हिंदू धर्म जो होता है वो
कमजोर होने पड़ने लग जाता है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक आंदोलन शुरू होने लगते हैं। कैसे? क्योंकि बुद्ध धर्म विकसाल माना जाता है, उसके बाद मौर्य धर्म आने लगता है, इसके अतिरिक्त 62 और नए धर्म होते हैं जो हिंदुस्तान की धरती पे पनपने लग जाते हैं। ठीक है? तो इन धर्म में क्या होता है कि इन धर्म में लोगों को प्राथमिकता देने लग जाती है, और प्राचीन जो कर्मकांड होते हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी दौरान हिंदू के जो मतलब पुरोहित होते हैं, वो भी अपने लिए एक नया ग्रंथ की स्थापना कर लेते हैं, जिसे उपनिषद कहते हैं, और उपनिषद के माध्यम से वो बदलाव करते हैं कि समाज के अंदर कई तरह के बदलाव किए जा सके। ठीक है? तो इसीलिए उपनिषद का वर्णन किया जाता है, उपनिषद का यहाँ पे आविष्कार होता है, ताकि जो पुराने जो सामाजिक चल रहे हैं उसकी थोड़ी कमी की जाएगी, किसके माध्यम से? उपनिषद के माध्यम से, जिसमें क्या होगा कि समाज को नई दिशा और नई जागरूकता फैलाई जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल का जो बात का जो हिस्सा है उसको पढ़ेंगे, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक आर्थिक आंदोलन के बारे में, जिसमें हम जैन और बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, संगम वंश, कुषाण वंश और गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ हम मध्यकालीन विश्व की भी शुरुआत कल कर देंगे। तो कल के बाद हमारे पास प्राचीन विश्व खत्म हो जाएगा और मध्यकालीन विश्व की शुरुआत हो जाएगी। तो इतना ही कहकर मैं इसको रोकना चाहूंगा। जय हिंद। और चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।